हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान के साहित्य एवं साहित्यकार देखने वाले हैं। देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपको सभी एग्जाम्स में 2-3 प्रश्न मिलते ही मिलते हैं। अभी आरएएस का भी पेपर हुआ था, वहाँ पे भी इसमें क्वेश्चंस आए थे और यहाँ से लगभग मैं बात करूँ सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरा प्रयास ये रहेगा कि ये जो मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ साथ साथ आपको याद भी करवा दूँ। अगर आप अच्छे से देखोगे तो साथ साथ आपके याद भी हो जाएगा और राजस्थान का आप कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, सीधे सीधे आपको यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, थोड़ी दिवाली की बात कर लें, दिवाली महाधमाका ऑफ़र की हम बात कर लें तो आपके लिए दोस्तों मैं बता दूं, डेनियल क्लासेस की तरफ से दिवाली महाधमाका ऑफ़र आ चुका है। हम बात करेंगे सभी आपके जितने भी कोर्सेज़ हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, सब पर 60% तक डिस्काउंट अभी दिया जा रहा है। जैसे जूनियर अकाउंटेंट का आपके कोर्स है, जूनियर अकाउंटेंट पर 60% डिस्काउंट, मतलब जो 1000 रुपये का कोर्स है केवल आपको दिवाली के अवसर पर 400 रुपये में मिल जाएगा। आइए सूचना सहायक की बात करें, वही 60% डिस्काउंट 400 रुपये में। संगणक हो गया, RSMSSB स्टेनो के कोर्सेज हो गए। आप डेनियल क्लासेज की ऐप देखो प्ले स्टोर पर जाकर, जितने भी कोर्सेज हैं सब पे आपको इस समय डिस्काउंट मिल जाएगा, अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप उसको देख सकते हैं अच्छे से, उस अकॉर्डिंग आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम राजस्थान के साहित्य एवं साहित्यकार हमारा टॉपिक आज कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ी सी हम इनके बेसिक के बारे में भी बात करेंगे। जिसे सबसे पहले बात करेंगे ख्यात के बारे में। ये ख्यात क्या होता है? आपने सुना होगा, उसकी तो बड़ी ख्याति है, मान मर्यादा है, तो उसी से आपको ध्यान रखना। ख्यात है, ख्याति है, तो ख्यात जैसे आपने सुना होगा ख्यात का नाम, जैसे मूणोत नैनसिरी ख्यात हो गई, बीकानेरा राठौरारी ख्यात हो गई। मतलब जो उस समय के जो शासक रहते थे, तत्कालीन शासक, मतलब उस समय के जो शासक थे, राजा महाराजा थे, उनकी मान मर्यादा और उनके वंशों से संबंधित होती थी ख्यात, उनकी ख्याति। तो उनकी मान मर्यादा उनके वंशों से संबंधित होती थी। जैसे मुहणोत नैनसिरी ख्यात, मुहणोत नैनसिरी ख्यात, बीकानेर राठौरारी ख्यात किसने लिखी? दयालदास ने लिखी। बीकानेर राठौरारी ख्यात किसने लिखी? दयालदास ने लिखी। कई बार पूछा जाता है। तो ख्यात का क्या मतलब हो गया? मान मर्यादा से संबंधित रहेगी, उसे वंश से संबंधित रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है वचनिका, अचलदास खींचीरी वचनिका, कई बार सुना होगा आपने वचनिका। तो वचनिका का भी इसी से संबंधित होती है, मान मर्यादा हो गया, वंशों से संबंधित ये होती है जो उस समय के शासक थे। देखो, ये जितने भी आपको ख्यात हो गई, वचनिका, ये मिलेंगे। तत्कालीन शासक मतलब उस समय के जो शासक थे, उनकी आपको इनमें तारीफ ही मिलेगी, क्योंकि वो राजा थे, वो इनको लिखवाते थे, तो उनकी बुराई तो कौन करेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना, ख्यात हो गई, वचनिका हो गई, वेली हो गई, इनमें इन सब की तारीफ ही मिलने वाली है। वचनिका, राजाओं की मान मर्यादा उनके वंशों से संबंधित होती थी। जैसे अचलदास खींचीरी वचनिका किसने लिखी? केशवदास गार्डन ने, शिवदास गार्डन ने लिखी। वचनिका मुख्यतः अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी में लिखी हुई है। तो अचलदास खींचीरी वचनिका किसने लिखी? शिवदास गार्डन ने लिखी। ये आपको ध्यान रखना है। रासो, पृथ्वीराज रासो, रासो एक काव्य ग्रंथ होते हैं, ये प्रशंसा में लिखे जाते हैं। जैसे उस समय युद्ध हो गए, उनके बारे में, अभियानों के बारे में, उनकी वीरता के बारे में, उसके बारे में लिखा जाता है। जैसे पृथ्वीराज रासो हो गई, चंद्रबरदाई ने लिखी थी। पृथ्वीराज चौहान, उसकी वीरता के बारे में, युद्ध के बारे में, प्रेम प्रसंग के बारे में, इन सब का उसमें वर्णन होता है। तो अगर आपके कोई याद है, जैसे पृथ्वीराज रासो आपने याद कर ली, तो उससे आप समझ सकते हो कि रासो क्या होता है, किस तरह से इनको समझा जा सकता है। वेली, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है वेली किशन रुक्मणीरी, वेली किशन रुक्मणीरी। वेली की बात करें, शासकों की वीरता, उदारता, प्रेम भावना, स्वामी भक्ति, वंशावली आदि का उल्लेख मिलता है। जैसे वेली किशन रुक्मणीरी। पृथ्वीराज राठौड़, कहाँ के थे पृथ्वीराज राठौड़? बीकानेर के थे पृथ्वीराज राठौड़। ये आपको वेली ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके रूपक। रूपक क्या है? किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति रूपक कहलाती है। जैसे राज रूपक, गज गुण रूपक, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि छावली किसे कहते हैं, इसलिए मैंने इसको आपके यहाँ पे ऐड किया है। देखो, जो जो मैंने इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ,
ये सारी की सारी वो चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम में सीधी सीधी मिल जाएंगी। छावली, जो डूंगर जी और जवाहर जी के जो गीतों को हम छावली कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। डूंगर जी और जवाहर जी के गीतों को ही छावली कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारे सामने ये सारी रचनाएं आ जाती हैं, इनको साथ साथ हम याद करते हुए भी चलने वाले हैं, साथ साथ इनको याद भी करेंगे। कुवल्यमाला किसने लिखी? उद्योतन सूरी ने लिखी। मेरे साथ रिपीट करना, साथ साथ बोलना। कुवल्यमाला किसने लिखी? उद्योतन सूरी ने लिखी। कुवल्यमाला उद्योतन सूरी, कुवल्यमाला उद्योतन सूरी। देखो जब 5-10 बार आप बोल लोगे, अभी वीडियो देख लिया, एक बार शाम को वापस वीडियो देख लिया, दिमाग में एकदम अच्छे से चीज़ें आपके फिट हो जाएंगी। और लास्ट में क्या करना है, साथ साथ लिख लेना उसको। अभी वीडियो देखो, शाम को देखो, नेक्स्ट डे एक बार इनको लिख लो। लिखने के बाद में आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाएंगे। कोई भी बोलेगा कुवल्यमाला, अपने आप निकलेगा उद्योतन सूरी। कुवल्यमाला उद्योतन सूरी। तो कुवल्यमाला जैन मुनि उद्योतन सूरी, इस ग्रंथ की रचना उद्योतन सूरी ने प्रतिहार शासक वत्सराज के शासन काल में की थी। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो हमारे सामने हो गई कुवल्यमाला। अगला है कि रणमल छंद श्रीधर व्यास। रणमल छंद श्रीधर व्यास, रणमल छंद किसने लिखी? श्रीधर व्यास ने लिखी। रणमल छंद श्रीधर व्यास। श्रीधर व्यास ईडर के राजा रणमल के समकालीन थे। इन्होंने रणमल छंद की रचना की। ये 70 छंद का एक वीर काव्य है। इनकी अन्य रचना दुर्गा सप्तशती है। अन्य रचना कौन सी है? दुर्गा सप्तशती है। तो रणमल छंद श्रीधर व्यास। कुवल्यमाला उद्योतन सूरी, कुवल्यमाला उद्योतन सूरी, रणमल छंद श्रीधर व्यास। महाराणा कुंभा, मेवाड़ के महाराणा कुंभा। और एग्जाम में इनसे संबंधित एक प्रश्न हर बार बनता ही बनता है। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा कहाँ के थे? मेवाड़ के शासक थे महाराणा कुंभा। तो इनकी आपको ध्यान रखनी है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सूड प्रबंध। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सूड प्रबंध। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सूड प्रबंध, चारों ध्यान रखनी है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सूड प्रबंध, ये चारों आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखी। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि किसने जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखी थी। टीका का मतलब क्या होता है? टीका का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ब्रीफ में लिख देना, उसको संक्षिप्त में, उसका सार लिखना, वो सार ही टीका कहलाता है। तो जयदेव की पुस्तक है गीत गोविंद। जयदेव की पुस्तक का क्या नाम है? गीत गोविंद। और टीका का क्या नाम है? रसिक प्रिया। गीत गोविंद किसकी? जयदेव की। रसिक प्रिया किसकी? महाराणा कुंभा की। ध्यान रखना। तो जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखी। महाराणा कुंभा ने कान्हा व्यास द्वारा लिखित एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग राज वर्णन नाम से लिखा। देखो प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछेंगे आपसे कि एकलिंग महात्म्य किसके द्वारा लिखा गया? आपको उत्तर देना है कान्हा व्यास के द्वारा लिखा गया। आपसे पूछा जाए कि एकलिंग महात्म्य किसके द्वारा लिखा गया, तो आपको सीधा साधा उत्तर देना है कान्हा व्यास के द्वारा लिखा गया। जब आपसे पूछा जाए एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग राज वर्णन नाम से किसने लिखा, तब आपको उत्तर देना है महाराणा कुंभा ने लिखा। यह आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने क्या देखा? कुवल्यमाला उद्योतन सूरी, कुवल्यमाला उद्योतन सूरी, रणमल छंद श्रीधर व्यास, रणमल छंद श्रीधर व्यास, महाराणा कुंभा, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सूड प्रबंध। अच्छा, ये संगीत राज की भी हम बात करें, ये भी 5 भागों में विभाजित है। पाठ्य रतन कोश, वाद्य रतन कोश, गीत रतन कोश, रस रतन कोश और नृत्य रतन कोश। पाठ्य रतन कोश, वाद्य रतन कोश, गीत रतन कोश, रस रतन कोश और नृत्य रतन कोश। ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया था, तो ये भी आप ध्यान रखना। राव जेतसिरो छंद बीठू सूजा, राव जेतसिरो छंद बीठू सूजा। राव जेतसिरो छंद किसने लिखा? बीठू सूजा ने लिखा। तो राव जेतसिरो छंद बीठू सूजा।
ये बीकानेर शासक राव बीका और राव लूणकरण के समकालीन थे। डिंगल भाषा के इस ग्रंथ में बाबर के पुत्र कामरान एवं बीकानेर शासक जैत सिंह के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। अच्छा, डिंगल भाषा पिंगल भाषा दो आपको देखने को मिलेंगे। आप बोलो डीपी, जिसे हम व्हाट्सएप पे क्या लगाते हैं, डीपी। डीपी से ध्यान रखना, डी से डिंगल, पी से पिंगल। अब सबसे पहले डी आएगा फिर पी आएगा, तो डी को आप ले जाना पश्चिमी राजस्थान की तरफ ले जाना, अपना बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, इस तरफ ले जाना आप डिंगल। जैसे हम बात करें कुवल्यमाला लिखी उद्योतन सूरी ने, कौन सी भाषा आएगी, डिंगल भाषा आएगी। बीकानेर जिसने ये बात कर रहा है डिंगल भाषा, राव जयसिंह चंद बीकानेर शासक डिंगल भाषा की बात कर रहा है, तो हम कहाँ की बात कर रहे हैं, डिंगल भाषा, पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर जैसलमेर की तरफ, तो उधर कोई रचना डिंगल भाषा। और जिसे हम बात करेंगे पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, पिंगल भाषा, कौन सी भाषा हो जाएगी, पिंगल भाषा। ये अजमेर इस तरफ की बात करेंगे अपन तो पिंगल भाषा हो जाएगी। ये थोड़ा सा आप बेसिक ध्यान रखना, डीपी नाम ध्यान रख लेना, डीपी से याद रह जाएगा आपके। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सागरमल गोपा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन जाता है। सागरमल गोपा, जैसलमेर रियासत के सागरमल गोपा एक सच्चे देशभक्त थे और इन्हें जेल में मिट्टी का तेल छिड़ककर इनको जिंदा जला दिया जाता है। गुमान सिंह इन पर मिट्टी का तेल छिड़ककर इसको जेल में ही जिंदा जला देते हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं और एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती हैं, जैसे जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। जैसलमेर का गुंडा राज, बिना देखे बिना बोलने की कोशिश करो, जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा किसकी रचनाएं हैं, सागरमल गोपा की रचनाएं हैं। सागरमल गोपा का संबंध राजस्थान के किस जिले से हैं, जैसलमेर जिले से हैं। जैसलमेर जिले की हम बात करें, यहाँ से सागरमल गोपा का संबंध है। इनको जेल में मिट्टी का तेल छिड़कर जिंदा जला दिया जाता है, किसने, गुमान सिंह ने। तो सारा आपको ध्यान रखना है। तो हमने देखा, देखो यहाँ हम बात करें कुवल्यमाला उद्योतन सूरी, रणमल छंद श्रीधर व्यास, महाराणा कुंभा, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सूड प्रबंध, ये ध्यान रखना है। महाराणा कुंभा ने जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखी। एकलिंग महात्म में जो कान्हा व्यास ने लिखी, उसका प्रथम भाग महाराणा कुंभा ने राजवर्णन नाम से लिखा। राव जयसिंह छंद बिठू सूजा। और सागरमल गोपा, जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये आपको ध्यान रखने। राजिएरा सोरठा कृपाराम, पूछा गया था प्रश्न एक बार, राजिएरा सोरठा किसने लिखा, कृपाराम ने लिखा। तो राजिएरा सोरठा कृपाराम, राजिएरा सोरठा कृपाराम। इसमें इन्होंने अपने नौकर राजिया को संबोधित करके नीति से संबंधित सोरठे लिखे। ये सीकर के राव राजा लक्ष्मण सिंह के आश्रित डिंगल कवि थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, राजिएरा सोरठा कृपाराम, राजिएरा सोरठा कृपाराम, नाम जरूर ध्यान रख लेना, राजिएरा सोरठा कृपाराम। मंडन काफ़ी फेमस है, मंडन, यहाँ से खूब बार कई बार एग्जाम में प्रश्न बने ही बने हैं। महाराणा कुंभा के आश्रित मंडन एक कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी, महाराणा कुंभा के आश्रित और क्या है ये, कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी भी हैं मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, मंडन ही था। इनकी रचनाएं सुनना, प्रसाद मंडन, रूप मंडन, राजवल्लभ मंडन, वास्तुसार, वास्तु मंडन, देवमूर्ति प्रकरण। प्रसाद मंडन, रूप मंडन, राजवल्लभ मंडन, वास्तुसार, वास्तु मंडन, देवमूर्ति प्रकरण। कौन कौन सी हैं, प्रसाद मंडन, रूप मंडन, राजवल्लभ मंडन, वास्तुसार, वास्तु मंडन, देवमूर्ति प्रकरण। प्रसाद मंडन, रूप मंडन, राजवल्लभ मंडन, वास्तुसार, वास्तु मंडन, देवमूर्ति प्रकरण, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। देखो, इनसे ज़्यादा एक प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इनका भाई था नाथा, उसने लिखी थी वास्तु मंजरी। एग्जाम में पूछा जाता है कि वास्तु मंजरी की रचना किसने की। ऑप्शन दे देते हैं मंडन, नाथा, गोविंद, इनमें से कोई नहीं। आपको ध्यान अलग से रखना है कि वास्तु मंजरी जो है, ये देखो वास्तु मंजरी, इसकी रचना मंडन के भाई नाथा ने की थी।
बहुत बार एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ करने के लिए पूछ लेते हैं। अभी तो आपके ध्यान रह जाएगा, मैं बता रहा हूँ, लेकिन थोड़े समय बाद आप भूल जाओगे। तो जब भी आप मंडन की रचनाएं याद करो, इनके भाई नाथा, अलग से ध्यान रखना कि वास्तु मंजरी तो मंडन के भाई नाथा ने लिखी थी। वास्तु मंजरी तो मंडन के भाई नाथा ने लिखी थी, अलग से ध्यान रखना इसको। इनका पुत्र है गोविंद। इनकी गोविंद की भी काफ़ी रचनाएं हैं जो फेमस हैं, जैसे उद्धार धोरणी, द्वार, दीपिका, कला निधि। एक वीडियो में मैंने ट्रिक से भी बताया था इसको कि गोविंदा था, उसके सामने दीपिका आ गई। कौन आ गई? दीपिका आ गई। उनके द्वार पर दीपिका आ गई, द्वार पर दीपिका आ गई, तो गोविंदा का क्या हो गया? उद्धार हो गया, उद्धार हो गया। तो द्वार, दीपिका, उद्धार धोरणी, और वो कलाएं दिखाने लगी, कला निधि, कलाएं दिखाने लगी, कला निधि। इस तरीके से याद रख सकते हो। गोविंदा की कौन कौन सी, गोविंद की कौन कौन सी रचनाएं हैं? द्वार, दीपिका, उद्धार धोरणी और कला निधि। देखो थोड़ा सा माइंड का यूज कर लिया, जो चीज़ किसी के भी याद नहीं होती वो भी आप अच्छे से याद करोगे, एकदम फटाफट बोलोगे। जैसे आप, मैं ये छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो बना रहा हूँ आजकल, इसमें आपको ट्रिक के साथ या कुछ भी 53 जिले बोल दिए 20 सेकंड में, जल्दी जल्दी आपको बोल के बताता हूँ कैसे। सब कुछ प्रैक्टिस से होता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, उतना अच्छा बोल पाओगे। तो सारा सब कुछ हमारी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ये आ गया देखो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्र बरदाई ने लिखी। पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई। अजमेर के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में बताया गया है। एग्जाम में पूछ भी लेते हैं, पृथ्वीराज रासो किस शासक के समय? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और ऑप्शन दे देंगे पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट, द्वितीय, तृतीय। तो ध्यान रखना तीसरा है। यह पिंगल भाषा में रचित वीर रस का महाकाव्य है। कौन सी भाषा है? पिंगल। डीपी से अपने देखा था डिंगल पिंगल, तो इस तरफ कौन सी हो जाएगी? पिंगल भाषा हो जाएगी। पृथ्वीराज रासो को पूरा जलहण ने किया था। एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, क्या पूछते हैं? पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्र बरदाई द्वारा रचित है को पूरा किसने किया था? इनके पुत्र जलहण ने किया था। ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो को पूरा इनके पुत्र जलहण ने किया था। किसने लिखी? चंद्र बरदाई ने लिखी। पूरा किसने किया था? जलहण ने किया था। ध्यान रखना ये चीज़। पृथ्वीराज विजय, ये अलग है। पृथ्वीराज विजय, जयानक भट्ट। पृथ्वीराज विजय किसने लिखी? जयानक भट्ट ने लिखी। पृथ्वीराज विजय, जयानक भट्ट। संस्कृत भाषा के इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान में उसके वंशक्रम में उपलब्धियों का ही वर्णन इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई, पूरा जलहण। पृथ्वीराज विजय, जयानक भट्ट आ जाएगा। बीकानेर रा राठौरारी ख्यात दयाल दास। ऐसे बोलो, बीकानेर रा राठौरारी ख्यात दयाल दास। बीकानेर रा राठौरारी ख्यात दयाल दास। बीकानेर रा राठौरारी ख्यात दयाल दास। जोधपुर बीकानेर के राठौड़ों के प्रारंभ से लेकर बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के राज्याभिषेक तक की घटनाओं का वर्णन इसमें किया गया है। हमीर रासो, जोधराज और सारंगधर का भी इसमें नाम आता है, ये भी ध्यान रखना। हमीर रासो, जोधराज और सारंगधर का भी इसमें नाम आता है। तो हमीर रासो, जोधराज, सारंगधर। इसमें रणथंभौर शासक हमीर देव चौहान की वीरता का वर्णन किया गया है। सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली खिले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े ना दूजी बार। तो आपको ध्यान रखना, हमीर रासो, जोधराज और सारंगधर, इसमें हमीर देव चौहान की वीरता का वर्णन है। खुमान रासो दलपत विजय। खुमान रासो दलपत विजय। देखो जैसे ही किसी भी रचना का नाम आए, साथ साथ उसके रचनाकार का भी नाम आ जाना चाहिए। खुमान रासो दलपत विजय, साथ साथ बोलो, खुमान रासो दलपत विजय। साथ साथ नाम आने लग गया, बस ये मान लो नौकरी आपकी पक्की है। खुमान रासो दलपत विजय, खुमान रासो दलपत विजय। इसमें मेवाड़ के शासक बप्पा रावल से राज सिंह तक के शासकों का वर्णन है। पिंगल भाषा का ये ग्रंथ है। तो खुमान रासो दलपत विजय, खुमान रासो दलपत विजय। ढोला मारूरा दूहा कवि कल्लोल। ढोला मारूरा दूहा कवि कल्लोल मतलब जैसलमेर की तरफ का, क्योंकि ये डिंगल भाषा बता रहा है। डिंगल भाषा के श्रृंगार रस से परिपूर्ण इस ग्रंथ में ढोला एवं मरवणी के प्रेमाख्यान का वर्णन है। ढोला मारूरा दूहा कवि कल्लोल, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। गज गुण रूपक केशवदास गार्डन। गज गुण रूपक केशवदास गार्डन।
इसमें जोधपुर महाराजा गजराज सिंह के राज्य वैभव, तीर्थ यात्रा एवं युद्धों का वर्णन है। तो गजगुण रूपक केशवदास गार्डन। सूरज प्रकाश कर्णीदान, सूरज प्रकाश कर्णीदान, सूरज प्रकाश कर्णीदान, सूरज प्रकाश किसने लिखी? कर्णीदान। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मुझे कोई भी पूछता है कि सूरज प्रकाश किसने लिखी, तो मेरे से चलता है सूरज प्रकाश कर्णीदान। क्या चलता है? सूरज प्रकाश कर्णीदान, सूरज प्रकाश कर्णीदान, सूरज प्रकाश कर्णीदान, सूरज प्रकाश कर्णीदान। पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कई बार पूछा गया है। पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। 1540 ईस्वी शेरशाह सूरी के समय लिखे गए इस महाकाव्य में 1303 में मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध का वर्णन है। देखना, ध्यान से सुनना। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। 1540 ईस्वी में इसको लिखा। समय समझना आप। घटना कब की है? घटना ये बता रहे हैं 1303 की। लिखी कब गई? 1540 में लिखी गई। तो अब आप सोच सकते हो कि कोई घटना, जैसे मान लो आज 2023 की कोई घटना है, इसको 150-200 साल बाद में लिखा जाए तो उसमें कितना सच होगा, कितना सच नहीं होगा, आप खुद समझ सकते हैं। तो पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। संस्कृत भाषा के इस ग्रंथ में जैन मुनि नयन चंद्र सूरी ने रणथंभौर के चौहान शासकों का वर्णन किया है। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। वेली किशन रुक्मणी री, शुरुआत में भी देखा था। वेली किशन रुक्मणी री किसने? पृथ्वीराज राठौड़। वेली किशन रुक्मणी री, पृथ्वीराज राठौड़। बीकानेर शासक राय सिंह के छोटे भाई पृथ्वीराज पित्थल नाम से साहित्य रचना करते थे। ये भी ध्यान रखना आपको, ये राय सिंह के छोटे भाई हैं। कृष्ण एवं रुक्मिणी के विवाह की कथा का वर्णन किया है। ये देखो, ये काफ़ी अच्छी लाइन है, एग्जाम में यहाँ से कई बार प्रश्न भी पूछे गए हैं। दुर्सा आड़ा ने इस ग्रंथ को 5वां वेद व 19वां पुराण का, एग्जाम में पूछा जाता है कि किसको दुर्सा आड़ा ने 5वां वेद व 19वां पुराण कहा? वेली किशन रुक्मणी को कहा। वेली किशन रुक्मणी की रचना किसने की? पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी। बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी। इसको 5वां वेद व 19वां पुराण दुर्सा आड़ा ने कहा। ध्यान रखना है साथ साथ, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये RSM SSB LDC में भी पूछा गया था। कानड़ दे प्रबंध कवि पद्मनाभ, कानड़ दे प्रबंध कवि पद्मनाभ। जालौर शासक अश्खेराज के दरबारी थे। इस ग्रंथ में इन्होंने जालौर के शासक कानड़ देव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया। कानड़ देव के पुत्र वीरमदेव एवं अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है। यहाँ हुए जौहर का भी इन्होंने वर्णन किया है। तो कानड़ देव प्रबंध कवि पद्मनाभ, कानड़ देव प्रबंध कवि पद्मनाभ। ये राजस्थान का इतिहास आप डेनियल क्लासेस के वीडियोस देख लेना। ये जो आपको डिटेल यहाँ पे दे रखी है, अलाउद्दीन खिलजी, कानड़ देव, जालोर, तो ये मैंने आपको पूरा इतिहास बताया। जालोर का इतिहास आप वीडियो देखोगे डेनियल क्लासेस के यूट्यूब पे मिल जाएंगे। वहाँ आपको डिटेल में भी अगर जानना है तो वहाँ आप इनको देख सकते हो। राज रूपक वीर भाण, राज रूपक वीर भाण, ये जो राज रूपक है इसमें राजस्थान के इतिहास के बारे में पता चलता है। राजस्थानी नाम जो पड़ा था उसमें भी राज रूपक में भी लिखा गया है, ध्यान रखना ये चीज़। डिंगल भाषा के इस ग्रंथ में जोधपुर महाराजा अभय सिंह एवं गुजरात के सूबेदार सरबुलंद खां के मध्य युद्ध का वर्णन आपको मिलता है। राजरूपक वीरभान। हमीरहट सुरजन चरित्र कवि चंद्रशेखर, हमीरहट सुरजन चरित्र कवि चंद्रशेखर, हमीरहट सुरजन चरित्र कवि चंद्रशेखर। ब्रजनिधि ग्रंथावली, इसकी बात करें तो जयपुर के शासक महाराणा प्रताप सिंह द्वारा रचित काव्य ग्रंथों का संकलन क्या कहलाता था? ब्रजनिधि ग्रंथावली के नाम से इन्हें जानते थे। ये जो प्रताप सिंह है ये वही हैं जिन्होंने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था। आपको ध्यान रखना है, इन्होंने ही जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था। सवाई प्रताप सिंह, नाम ध्यान रखना। बिसलदेव रासो नरपति नालय, बिसलदेव रासो नरपति नालय है, बिसलदेव रासो नरपति नालय। इसमें अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ एवं उनकी रानी राजमती की प्रेम गाथा का वर्णन है।
अचलदास खींचीरी वचनिका शिवदास गार्डन, अचलदास खींचीरी वचनिका शिवदास गार्डन। और अगला है वंश भास्कर, जो एग्ज़ाम वालों का फेवरेट भी है, वंश भास्कर जो एग्ज़ाम वालों का फेवरेट भी है। बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर लिखा था। और एक और बात ध्यान रखना, पूछा जाता है कि वंश भास्कर को पूरा किसने किया था? सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र मुरारीदान ने किया था, ये भी ध्यान रखना। फिर पूछते हैं कि सूर्यमल मिश्रण की और भी रचनाएं पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वंश भास्कर, वीर सत्सई, छंदमयुग, बलवंत विलास, धातु रूपावली, रामरन जाट, ये सारी सूर्यमल मिश्रण की ही रचनाएं हैं। वंश भास्कर, वीर सत्सई, छंदमयुग, बलवंत विलास, धातु रूपावली, ये सारी सूर्यमल मिश्रण की ही रचनाएं हैं। सॉरी, देखो इसमें लिखा गया भी है सूर्यमल मिश्रण, बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि सूर्यमल मिश्रण ने इस पिंगल काव्य ग्रंथ में बूंदी राज्य का विस्तृत ऐतिहासिक वर्णन किया। वंश भास्कर को पूर्ण इनके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने किया। इनकी अन्य रचनाएं वीर सत्सई, छंदमयुग, धातु रूपावली, रामरन जाट, बलवंत विलास भी है, ये भी ध्यान रखना। वंश भास्कर, वीर सत्सई, छंदमयुग, बलवंत विलास, धातु रूपावली, ये सारी सूर्यमल मिश्रण की ही रचनाएं हैं। रामरन जाट इन्हीं की रचनाएं। वीर विनोद के लेखक कविराज श्यामलदास हैं। वीर विनोद के लेखक कौन हैं? कविराज श्यामलदास हैं। ये देखो, ये जो आज मैंने साहित्यकार बता दिए ना आपको, मैं तो ये बोलूँगा कि इनको अच्छे से रट लो आप, एग्जाम में सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न भी आपको मिल जाएगा। वीर विनोद कविराज श्यामलदास मेवाड़ में जन्मे एवं महाराजा सज्जन सिंह के आश्रित, किसके? सज्जन सिंह के आश्रित कविराज श्यामलदास ने अपने इस विशाल ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना महाराणा के आदेश पर प्रारंभ की। तो वीर विनोद के लेखक कविराज श्यामलदास है। चेतावनी रा चुंगटिया केसरी सिंह बारठ, चेतावनी रा चुंगटिया केसरी सिंह बारठ मेवाड़ के राज्य कवि। इन्होंने 13 दोहे, 13 सोरठे, इस 13 सोरठों के माध्यम से क्या किया था? मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह जी को 1903 ईस्वी के दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। अच्छा, ये आपको पता है कि दिल्ली भी चले जाते हैं, लेकिन दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं होते हैं। जब ये चेतावनी रा चुंगटिया केसरी सिंह बारठ के ये सोरठे पढ़ते हैं, तब ये दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है चेतावनी रा चुंगटिया केसरी सिंह बारठ। और फिर बात करते हैं हम एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें हम राजस्थान के इतिहास के पिता के नाम से जानते हैं। इनकी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान को राजस्थान के इतिहास का विश्वकोश कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी हम जानते हैं। कर्नल टोड को तो घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान के लिए राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, इन शब्दों का प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने ही किया था। राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा। फिर एक प्रश्न अलग से पूछ लेता है कि किसने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था? राजपूताना शब्द का प्रयोग तो जॉर्ज थॉमस ने किया था। ध्यान रखना, जॉर्ज थॉमस ने किया था। पाथल और पीथल कन्हैयालाल सेठिया की है। चूरू के, सॉरी सुजानगढ़ के, अब तो सुजानगढ़ हो गया, चूरू नहीं रहा। सुजानगढ़ अपने आप में अब एक जिला हो गया। तो कन्हैयालाल सेठिया हम बात करें, इनका जन्म सुजानगढ़ में, ये ध्यान रखना अब आप, क्योंकि जल्द ही ये सुजानगढ़ भी जिला घोषित हो जाएगा। अभी तो आप बोल सकते हो चूरू के सुजानगढ़ में, आगे चल के आपको बोलना है कि सुजानगढ़ में इनका जन्म हुआ था। इस रचना में इन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में वर्णन किया है। इनकी अन्य रचनाएं हैं मिंजर, लीलटांस, धरती धोरारी, अरे घासरी रोटी, जदबन बिलावड़ो ले भाग्यो, ये आपको ध्यान रखना है। कन्हैयालाल सेठिया, पाथल और पीथल हम बात करें, कन्हैयालाल सेठिया, पाथल पीथल इनकी रचना है। लीलटांस है, अरे घासरी रोटी है, ये इन्हीं की रचना है सारी। मिंजर हो गई, लीलटांस हो गई, धरती धोरारी हो गई, हरे घासरी रोटी हो गई, ये सारी इन्हीं की रचनाएं हैं। और अंतिम है हमारे मेघराज मुकुल की सेनानी, चूड़ावत मांगे सेनानी, सरकाठ दे दियो छत्राणी। तो मेघराज मुकुल की सेनानी, और इनकी अन्य रचना कोडम देवी इन्हीं की रचना है, आपको ध्यान रखना है। तो मेघराज मुकुल सेनानी और अन्य रचनाएं हैं कोडम देव। तो ये जो आज मैंने आपको ये साहित्यकारों में ये रचनाएं, साहित्यकारों के नाम बताए, इनको ढंग से आप रट लो।
ये मोस्ट रिपीटेड है, एग्ज़ाम में बार बार पूछी गई हैं। इन्हीं से आपको एग्ज़ाम में देखने को प्रश्न मिल जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। तो इनको आप अच्छे से कवर कर लो, कंप्लीट कर लो। साथ ही आपको मैंने कोर्स के बारे में भी बता दिया है। देखो दीपावली महाधमाका चल रहा है, सभी कोर्स टेस्ट सीरीज पर 60% तक डिस्काउंट चल रहा है। प्ले स्टोर पर जाएं, डेनियल क्लासेज की ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से कोई भी आप कोर्स खरीदें, आपको सभी कोर्सेज में भारी छूट अभी मिल रही है। दिवाली अवसर पर सभी कोर्सेज में आपको भारी छूट मिल रही है। इस वीडियो को दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें, पूरे यूट्यूब पे ये वीडियो फैल जाना चाहिए। सभी इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, अच्छे से इस वीडियो को देखें, अच्छे से अपनी तैयारी करें। धन्यवाद।